एप्स्टीन्स फाइल्स के अंदर फिलिस्तीन और रशिया के आम लोगों को लेकर एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली चीज नजर आई है। अब रशिया के लगभग 10 लाख लोगों के जरिए से फिलिस्तीन की जमीन पर पुतिन की मदद से इजराइल का क्या बड़ा मंसूबा अंजाम देने का इरादा था या अभी भी है, इस बारे में जानने से पहले आप लोग जरा इस इंसान को देखिए। इसका नाम है उहूद बराक। पिछले कुछ दिनों से ये इंसान इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में है और उसकी मेन वजह यही है कि ये दुनिया के उन चंद मशहूर लोगों में शामिल है कि जिसका नाम एप्स्टीन की फाइल्स के अंदर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग तो इस इंसान को पहले से ही जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो उनको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि किसी दौर में ये इजराइल का प्राइम मिनिस्टर रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा लीडर। इसके अलावा यही इंसान किसी दौर में इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर भी था और हाँ, किसी दौर में ये इजराइल की जो आर्मी है उसका सबसे मेन जनरल भी हुआ करता था। तो कुल मिलाकर इजराइल की पॉलिटिक्स हो या फिर मिलिट्री हो, इन सारी ही चीजों पर इसे एक इंसान मतलब उहूद बराक का कंट्रोल हुआ करता था। मगर यही वो इंसान था कि जिसके बारे में अब क्लियर हो चुका है कि एप्स्टीन के साथ इसका एक लंबे वक्त तक गहरा कनेक्शन रहा था। ये इंसान न सिर्फ कई सालों तक लगातार उसके कांटेक्ट में रहा, बल्कि दर्जनों बार उससे मिला और उसके घर पर ठहरा। इसके अलावा एप्स्टीन का जो प्राइवेट प्लेन था उसके ऊपर भी सवार हुआ। और तो और उहूद बराक की वाइफ भी बिल्कुल हस्बैंड की तरह ही लंबे वक्त तक एप्स्टीन के कांटेक्ट में या फिर टच में थी। अब वैसे तो इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब उहूद बराक का नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर कितनी बार आया है, कहाँ कहाँ आया है, कैसे आया है, ये लोग कितनी बार मिले, कहाँ कहाँ मिले, ये लोग क्या किया करते थे या क्या नहीं किया करते थे। मगर आज हम इन तमाम चीजों से अलग हटकर फोकस सिर्फ और सिर्फ एक मेन मुद्दे पर करते हैं, वही मेन चीज के जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में भी किया था। दरअसल हाल ही के दिनों में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये जो एप्स्टीन से जुड़े हुए बेशुमार डॉक्यूमेंट्स या बाकी चीजें रिलीज की गई हैं, इन्हीं में एक रिकॉर्डिंग मौजूद है जो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में काफी डिस्कस की जा रही है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब उहूद बराक को सुना जा सकता है कि जो एप्स्टीन को इजराइल और फिलिस्तीन की आबादी को लेकर काफी कुछ बता रहे हैं। ये चौंका देने वाली रिकॉर्डिंग कि जिसको दुनिया के लगभग सभी अहम मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है और अल जजीरा ने तो इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल भी लिखा है, ये हमको बताती है कि इसके अंदर उहूद बराक एप्स्टीन से कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है इजराइल, वो अभी 10 लाख लोगों को और एब्जॉर्ब कर सकती है। उहूद बराक का इशारा क्लियरली उन यहूदी लोगों के ऊपर है कि जो रशियंस हैं। इसीलिए उहूद बराक ने एप्स्टीन से ये भी कहा कि मैंने तो प्रेसिडेंट पुतिन से कई बार कहा था कि वो हमारी मदद करें 10 लाख यहूदियों को इजराइल में बसाने के लिए, जिसके जरिए से इजराइल न सिर्फ उस बड़े खतरे से निपट लेगा कि जो लगातार फिलिस्तीनियों की बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा हो रहा है, बल्कि इजराइल की पॉलिटिक्स में जो कट्टर यहूदियों का इन्फ्लुएंस है उसको भी खत्म किया जा सकेगा या उसको काउंटर किया जा सकेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें नजर आई हैं कि जिससे इजराइल के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को काफी परेशान देखा जा सकता है। पहली चीज है फिलिस्तीनियों की बढ़ती हुई आबादी और दूसरी चीज है उनके अपने ही यहूदी लोगों में से कुछ खास लोगों का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस। इन दोनों ही चीजों को बारी बारी से समझते हैं। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पहली बार सुनकर शायद काफी अजीब लगेगा कि पिछले कुछ वक्त से इजराइल अपने लिए जिस चीज को सबसे बड़ा खतरा समझता है वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी ही डेमोग्राफी है। जी हाँ, वो उथल पुथल के जो पिछले कुछ वक्त से इजराइल की जनसंख्या में बड़ी तेजी के साथ देखी जा रही है। बात यह है कि 1948 में जब इजराइल को बनाया गया था तो इसको एक ज्यूश स्टेट मतलब कि एक यहूदी राष्ट्र बनाने के लिए 1948 से पहले या उसके बाद के वक्त में एक बड़े लेवल पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से यहूदियों को लाकर यहाँ पर आबाद किया गया था। और ये सब कुछ इसीलिए किया गया था ताकि इस खास इलाके में यहूदियों की एक अच्छी खासी आबादी इकट्ठा हो जाए, यहूदी मेजॉरिटी में हो जाए और इजराइल एक ज्यूश स्टेट बन पाए। वरना पहले तो इस खास इलाके में रहने वाले लोग मेनली अरब ही हुआ करते थे। वक्त के साथ इस मकसद में कामयाबी मिल भी गई क्योंकि इतने बड़े लेवल पर दुनिया के अलग अलग इलाकों से यहूदियों को यहाँ पर लाया गया कि आखिरकार जो यहूदी आबादी थी वो अरब आबादी से ऊपर निकल गई। मगर अब के जब कुछ डिकेड्स गुजर चुके हैं तो पिछले कुछ वक्त से अचानक से इजराइल एक बार फिर से वही परेशानी का सामना कर रहा है कि जो इसको शुरुआती दौर में हुआ करती थी। मतलब आज की डेट में जहाँ एक तरफ इस खास इलाके में अरबों की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है तो वहीं जो
یہودی لوگ ہیں ان کی عربوں کے مقابلے میں آبادی گر رہی ہے۔ انفیکٹ کچھ نئی رپورٹس تو اب یہ بھی دعویٰ کرنے لگی ہیں کہ اگر پورے کے پورے ایریے پر نظر ڈالی جائے، مطلب کہ ویسٹ بینک، غازہ اور جو اسرائیل والا پورا علاقہ ہے، اس پورے ہی علاقے کو اگر دیکھا جائے تو آج کی ڈیٹ میں جو عربوں کی آبادی ہے وہ یہودیوں کی آبادی سے اوپر نکل بھی چکی ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کو یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جو عرب یا مسلم لوگ ہیں وہ صرف فلسطین کے ویسٹ بینک اور غازہ کے علاقے میں ہی نہیں رہتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک بڑی تعداد میں اس خاص علاقے میں بھی رہتے ہیں کہ جس کو آج انٹرنیشنلی اسرائیل مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، خود اسرائیل کے اندر بھی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کا 20-21% عرب لوگ ہیں، اور اسرائیل میں رہنے والے ان عربی لوگوں میں بھی بہت کم ہی تعداد میں عیسائی یا دروزی جیسے دوسرے دھرموں کے لوگ ملیں گے، ورنہ سارے کے سارے مسلم ہی لوگ ہیں۔ تو اب ہم لوگوں کے سامنے ایک کلیئر پکچر یہ ہے کہ یا تو اسرائیل فوراً 2 اسٹیٹ سولوشن پر عمل کرے، مطلب 2 دیش بنائے، ایک فلسطین نام کا، ایک اسرائیل نام کا، جس کی وجہ سے زیادہ تر عرب لوگ تو آٹومیٹیکلی دوسرے دیش میں چلے جائیں گے، تو اس طریقے سے یہ جو آبادی کے اوپر نیچے ہونے کا خطرہ ہے اس سے اسرائیل محفوظ ہو جائے گا۔ مگر اگر وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پر عمل نہیں کرتا ہے، جو کہ آج کل کے اس کے نیتاؤں کو دیکھ کر لگتا بھی ہے، تو اس کنڈیشن میں پھر 2 ہی صورتیں نظر آئیں گی کہ یا تو وہ ڈیموکریٹک کنٹری نہیں رہے گا، یا اگر وہ ڈیموکریٹک کنٹری رہے گا تو اس کے بعد تو پھر ووٹنگ کے ذریعے سے یہ جو بڑی ہوئی عرب آبادی ہے یہ اپنے حساب سے وہاں کی لیڈرشپ کو، وہاں کے سسٹم کو سب کو چینج کر لے گی۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں اسرائیل ہمیشہ سے ہی یہ پروموٹ کرتا آیا ہے کہ وہی مڈل ایسٹ کی اکلوتی ڈیموکریسی ہے، وہی ہے کہ جہاں پر جمہوریت موجود ہے، جہاں پر لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور جہاں پر الیکشن ہوتے ہیں اور لیڈرز لوگوں کے دوارا چنے جاتے ہیں، ورنہ مڈل ایسٹ کے باقی علاقوں میں تو بادشاہت یا پھر ڈکٹیٹرشپ وغیرہ ہے۔ اب ساتھیوں، یہ تو وہ پہلا پوائنٹ تھا کہ جس کو لے کر احود براق کو ریکارڈنگ میں پریشان دیکھا جا رہا تھا۔ اب اگر دوسرے پوائنٹ پر نظر ڈالیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دراصل اسرائیل کے اندر جو یہودی بھی ہیں وہ بھی آپس میں کافی بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں کہ جن کو اشکنازی جیوش کہا جاتا ہے کہ جن کا تعلق ہسٹوریکلی ایسٹرن یورپ کے علاقے سے ہوا کرتا تھا، جبکہ کچھ ہیں کہ جن کو مزراحی یہودی کہا جاتا ہے کہ جو آج کے نارتھ افریقہ یا پھر مڈل ایسٹ کے ہی عراق اور یمن جیسے علاقوں سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ ان میں کچھ ہیں کہ جو بہت کٹر زائونسٹ ہیں مگر دھرم کے معاملے میں ان کی دلچسپی کم ہے، جبکہ کچھ ہیں کہ جو دھرم کے معاملے میں بہت کٹر ہیں مگر یہ جو زائونزم آئیڈیولوجی ہے اس میں ان کو کم دلچسپی ہے۔ اور ان تمام الگ الگ قسموں کے بیچ میں ایک نام نظر آتا ہے حریدی یہودیوں کا۔ یہودیوں کا ایک وہ گروپ کہ جس کو آپ آسانی کے لیے اپنی زبان میں ان کا ایک فرقہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کے دور میں شاید سب سے کٹر نظر آتا ہے۔ ان کے چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہر جگہ پر آپ لوگوں کو ایک خاص ڈریس کوڈ میں نظر آئیں گے۔ ان کی عورتیں ہمیشہ فل کور کرنے والی ڈریس کو تو پہنتی ہی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو آپ ان کی کچھ عورتوں کو ایسے کپڑوں میں بھی دیکھ لیں گے کہ جن کو دیکھ کر محسوس ہوگا کہ مانو یہ کوئی مسلم عورت ہے۔ حریدی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اگر آپ لوگ اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ کے اندر جس دور میں زائونزم کی آئیڈیولوجی شروع ہوئی تھی، مطلب اسرائیل کو بنانے کا جو منصوبہ شروع ہوا تھا، اس کے یہ لوگ پوری طریقے سے خلاف ہوا کرتے تھے۔ یورپ کے جس علاقے میں اس مشن پر کام چل رہا تھا، اس علاقے میں رہنے والے حریدیوں نے اس پورے معاملے کا وروध کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طریقے سے اسٹیٹ آف اسرائیل کو بنانا یہودی دھرم کے ہی خلاف ہے۔ یہودیوں کو انتظار کرنا چاہیے اس وقت تک کہ جب ان کا مسیحا آ جائے اور ان کا مسیحا ہی اس کام کو انجام دے گا۔ مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آگے پھر 1948 میں آخرکار اسٹیٹ آف اسرائیل اسٹیبلش ہو ہی گیا تھا، تو اس کے بعد حریدی لوگوں نے بھی کمپرومائز کر لیا اور یہاں پر کچھ سمجھوتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ سمجھوتا یہی تھا کہ وہ دھارمک طور پر تو اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، مگر پولیٹیکلی انہوں نے اسرائیل کو قبول کر لیا تھا ان شرطوں کے ساتھ کہ اسرائیل ان کے جو دھارمک معاملات ہیں ان میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا، بدلے میں وہ بھی اسرائیل کے جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان سے کافی حد تک دور ہی رہیں گے۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف تمام یہودیوں کو اسرائیل کی ملٹری میں کچھ خاص وقت کے لیے سروس دینی ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے، تو وہیں دوسری طرف حریدی لوگوں کو اس چیز میں چھوٹ دی گئی ہے، مطلب وہ لوگ اسرائیل کی ملٹری کو جوائن نہیں کرتے ہیں۔ حریدی لوگوں کے زیادہ تر مردوں کا جو زیادہ تر وقت ہے وہ دراصل جو مذہبی ایجوکیشن ہے، ان کی جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے
जुलूस में गुजरता है। ये लोग ज्यादातर वक्त इबादत करते रहते हैं या फिर दुआएं वगैरह करते रहते हैं। इजरायली स्टेट की तरफ से मिलिट्री की तरह टैक्स वगैरह में भी इन लोगों को छूट है, बल्कि उल्टा इन लोगों को अलग अलग वक्तों पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के वजीफे दिए जाते हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि इजराइल के अंदर एक लंबे वक्त तक तो ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, मगर अब पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि ये मामला बिगड़ता जा रहा है। इजरायली सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग अब लगातार ये आवाज उठाने लगे हैं कि आखिर हमारे ही बच्चों को मिलिट्री में क्यों भेजा जाए और इन लोगों को छूट क्यों दी जाए। यही वजह है कि वहाँ की हुकूमत या कोर्ट्स वगैरह पिछले कुछ सालों से लगातार इन लोगों को मिलिट्री में लाने की कोशिश करने भी लगे हैं, मगर जब जब इस तरीके का कोई फैसला आता है या लॉ वगैरह बनने का वक्त आता है तो उतना ही स्ट्रांगली ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर भी निकल जाते हैं, जिनके प्रोटेस्ट के वीडियोस या फोटोज पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोगों तक भी सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचते रहे हैं। अब यहाँ पर जो एक सबसे अहम चीज है जो हमारे लिए जानना जरूरी है वो ये है कि इजराइल एक तरफ तो अरबों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन से तो खतरा महसूस करता ही है, मगर दूसरी तरफ ये जो खुद इजराइल के अंदर यहूदियों की भी अपनी एक टोटल आबादी है जो अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है। इनके अंदर भी जिस ग्रुप की आबादी सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है वो कोई और नहीं बल्कि यही हरीदी ग्रुप है। जी हाँ, वही कट्टर धार्मिक हरीदी ग्रुप के जिनके लोगों को मिलिट्री में न जाने की छूट मिली हुई है। किसी दौर में ये इजरायली यहूदी आबादी का सिर्फ 5% हुआ करते थे और अब 13% हो चुके हैं, और जिस हिसाब से यहूदियों के बाकी ग्रुप्स के मुकाबले में इनकी आबादी बढ़ रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2060 आते आते ये लोग टोटल यहूदी आबादी का 33% बन जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि 72-73% के करीब यहूदी आबादी के जो आज इजराइल के अंदर रहती है, उन तमाम यहूदियों में से भी अगर 33% ऐसे यहूदी हो जाएं कि जो मिलिट्री में जाते ही नहीं हैं, तो फिर फ्यूचर में इजराइल की तरफ से लड़ेगा कौन। तो इस तरह से अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि जनसंख्या के मामले में इजराइल को एक नहीं बल्कि दो चैलेंजेस हैं, और इन दोनों ही चैलेंजेस से एक ही बार में छुटकारा हासिल करने की ही बात की जा रही थी उस रिकॉर्डिंग के अंदर, कि जिसमें एहूद बाराक को एप्स्टीन को रशिया के ज्यूश के बारे में बहुत कुछ बताते हुए सुना जा सकता है। क्योंकि अगर इजराइल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो गया होता या फिर फ्यूचर में अगर हो जाएगा, तो इसका असर ये होगा कि जैसे ही रशिया के 10 लाख यहूदी इजराइल पहुंचेंगे तो अरबों की यहूदियों के मुकाबले में जो तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी है उसको तो बैलेंस किया ही जा सकेगा, साथ ही साथ ये जो हरीदी वाला चैलेंज है इसको भी फिक्स किया जा सकेगा। क्योंकि रशिया और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो चाहे यहूदी हों या गैर यहूदी, वो काफी सेकुलर होते हैं और कम रिलीजियस होते हैं। यही वजह है कि एहूद बाराक को इसी रिकॉर्डिंग में आगे ये सब कुछ भी कहते हुए सुना जा सकता है कि 1948 में हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया वो मजबूरी थी। मतलब उस वक्त हमारे पास ऑप्शन नहीं था, जिस इलाके से भी यहूदी आ रहे थे उनको ले लिया गया ताकि हम किसी भी तरीके से सर्वाइव कर सकें। लेकिन अब हमारे पास सिलेक्टिव होने का ऑप्शन है, मतलब हम चुन सकते हैं कि किन इलाके के लोगों को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। और आगे इसी कॉन्टेक्स्ट में ही एहूद बाराक को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, मतलब कट्टर यहूदी और रब्बी लोग हैं कि जिनका हर मामले पर काफी दबदबा है, इन्फ्लुएंस है, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इसके जरिए से फिर गेट ओपन किया जा सकता है एक बड़े लेवल पर कन्वर्जन का यहूदी धर्म के अंदर। कुल मिलाकर ये सारी ही बातें इजराइल की उस जनसंख्या को लेकर ही की जा रही थी कि जो लंबे वक्त से इजराइल के लिए एक चैलेंज समझी जाती है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस मुद्दे पर आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।